सबसे पहले पार्टनरशिप, जब भी दो या दो से ज्यादा लोग मिलके आपस में बिजनेस करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं कि ये इनकी पार्टनरशिप है, और वो दोनों प्रॉफिट और लॉस के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो इक्वल तो नहीं होते, ज़ाहिर है जितनी इन्वेस्टमेंट होती है उस हिसाब से फिर प्रॉफिट एंड लॉस के भी वो शेयर होता है उनका। दो टाइप की पार्टनरशिप हो सकती है, सिंपल पार्टनरशिप और कंपाउंड पार्टनरशिप। सिंपल पार्टनरशिप उस वक्त होती है जब टेन्योर जो होता है तमाम पार्टिसिपेंट का, जितने भी पार्टनर्स होते हैं उन सबका जब टेन्योर सेम होता है तो उनको सिंपल पार्टनरशिप कहा जाता है। और अगर टेन्योर सेम ना हो, यानी एक बंदा जो है उसने 1 साल के लिए पैसे लगाए हैं बिजनेस में, और एक बंदा जिसने 6 माह के लिए पैसे लगाए हैं, तो ज़ाहिर है इस तरह की जो पार्टनरशिप है वो कंपाउंड पार्टनरशिप कहलाती है। एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाएगा। आमिना और मरियम इन्होंने 30,000 इन्वेस्ट किया है। आमिना ने 30 और मरियम ने 40,000 इन्वेस्ट किया है किसी बिजनेस में, और साल के एंड पे उन्हें प्रॉफिट हुआ है 8,400 का। अब ये देखें, इसमें दोनों की जो रकम है वो पूरे साल के लिए लगी हुई है, तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना आसान होता है। तो साल के एंड पे 8400 उन्हें प्रॉफिट हुआ है, तो हर एक का शेयर बताना हमने। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पहले ये देखते हैं कि सबसे पहले ये देख लें, जब इस तरह के पार्टनरशिप के क्वेश्चन होते हैं तो पहले आपने ये देखना है कि जितने भी पार्टनर्स हैं क्या उनका टेन्योर सेम है। पहला चेक ये लगाना आपने, अगर टेन्योर सेम है फिर उसके बाद अगला जो है ना वो आपने स्टेप प्रोसीड करना है। अगर टेन्योर सेम नहीं है तो पहले आपने वो टेन्योर सेम करना है। वो कैसे करना है वो आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसी तरह का है, उसमें टेन्योर सेम नहीं है। तो बहरहाल ये चूंकि टेन्योर सेम है, पूरे साल के लिए दोनों ने सेम अमाउंट, सॉरी सेम टेन्योर के लिए दोनों ने अमाउंट लगाई है, तो प्रॉफिट आप देखना है कि उनका कैसे हम डिवाइड करते हैं। तो ये सिंपल आपने रेशो फाइंड करनी है। आमना का 30,000 था, मरियम का 40,000, तो इस तरह रेशो लेनी है। सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास जो रेशो आ जाती है वो 3:4 आ जाती है। ये तो इसमें आपने जो काम करना है वो सम ऑफ रेशो निकालना होता है, यानी इन दोनों का सम निकालना है। 3 और 4 का जब आप सम करेंगे तो आंसर आपको 7 आ जाएगा। अब प्रॉफिट ऑफ आमिना, आमना का जो हिस्सा निकालना है वो कैसे है। आमना की हमारे पास जो रेशो आई थी वो रेशो आई थी 3, तो लिहाजा आप लिखेंगे 3/7। ये 7 कहाँ से है, ये जो सम ऑफ रेशो है ये हमेशा डिनोमिनेटर में आपने लिखना होता है। तो आमना का नंबर 3 है, और टोटल जो दोनों की सम आया है रेशो का वो 7 है, तो लिहाजा 3/7। और आपने मल्टीप्लाई कर देना है टोटल प्रॉफिट के साथ, तो 84 के साथ आपने 8400 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इस तरीके से आपके पास आमिना का जो प्रॉफिट है वो 3600 आ जाएगा। सिमिलरली मरियम का जब आपने प्रॉफिट निकालना है तो मरियम की रेशो कितनी आई थी, 4 आई थी, और यहाँ ऊपर आप न्यूमिनेटर में 4 लिखेंगे, और डिनोमिनेटर यही आपने सम ऑफ रेशो यानी 7 लिखना है, और मल्टीप्लाई कर देना है 8400 के साथ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मरियम का जो प्रॉफिट आया है वो 4800 आया है। अब आप काउंटर चेक भी कर सकते हैं, इन दोनों प्रॉफिट को आपस में ऐड करें तो देखें क्या टोटल प्रॉफिट बनता है 8400। अगर बन जाता है इसका मतलब आपका क्वेश्चन ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल जो है इसमें टेने और सेम नहीं है। अकरम और अली ने पार्टनरशिप की है। अकरम ने 4,000 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं 9 महीनों के लिए, और अली ने 3,000 इन्वेस्टमेंट की है 7 महीनों के लिए। यानी यूं आप कह लें कि कोई बिजनेस उन्होंने मिलकर किया था जिसमें अकरम ने एक दफा 4,000 लगा दिया, लेकिन फिर उसने वो 4,000 स्टॉक किए रखा, यानी 9 महीनों तक उसका वो 4,000 उस बिजनेस में लगा रहा। लेकिन जो अली है उसने 3,000 लगाया था बिजनेस में, और उसका वो अमाउंट जो है वो 7 मंथ के लिए लगी रही थी। तो अब प्रॉफिट हुआ है 11,590, तो वो हमने डिवाइड करना है। तो इसमें आप देख सकते हैं दोनों का टेन्योर सेम नहीं है, एक ने 9 महीनों के लिए पैसे लगाए थे और दूसरे ने 7 महीनों के लिए। तो आप देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो चूंकि अकरम ने 9 महीनों के लिए इन्वेस्टमेंट की थी, तो लिहाजा हम इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट देखेंगे कि अकरम की 9 महीनों के लिए कितनी बनती है। तो 9 को आप 4,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाता है 36,000। यहाँ पे एक सिफर कम लगी हुई है, ये आप खुद कर लीजिएगा। यहाँ पे ये 36,000 बनता है, एक सिफर इसमें कम लगी हुई है। तो अली ने चूंकि 7 महीनों के लिए इन्वेस्टमेंट की थी 3,000, तो उसके आप अमाउंट को 3,000 को 7 महीनों से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 7 महीनों के लिए उसकी जो इन्वेस्टमेंट बनती है वो 21,000 बनती है। यहाँ पे मैं एक और बात बता दूं कि ये 21,000 उसकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट उसकी 3,000 ही थी। लेकिन चूंकि 7 महीने उसका पैसा लगा रहा, स्टॉक हुआ था, तो लिहाजा हम यहाँ पे ये अज्यूम कर रहे हैं कि 7 महीनों के लिए उसकी जो इफेक्टिव अमाउंट बनती है वो 21,000 बन रही है, और अकरम की 9 महीनों के लिए 36,000 अमाउंट बन रही है। तो सिंपली जिस तरह पीछे आपने रेशो फाइंड की थी, इस तरह यहाँ पे भी हम रेशो फाइंड करेंगे। अकरम रेशो अली, तो अकरम का चूंकि 36,000 था वो लिखा, अली का 21,000 बन रहा है। तो इनको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो रेशो आती है वो 12:7। सम ऑफ रेशो फाइंड करेंगे, 12 + 7 आ जाएगा 19। अकरम का अब इसके बाद आगे जो सारा प्रोसीजर है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने पीछे किया है मरियम और आमना के लिए। तो अकरम का प्रॉफिट जो बनता है वो 7,320 बन रहा है, और अली का जो प्रॉफिट बन रहा है वो 4,270 बन रहा है। इसका भी आप काउंटर चेक कर सकते हैं, दोनों को ऐड करें तो ये पूरा बन जाता है वही जो 11,590 है। तो इसमें जो बात समझने वाली वो ये है कि अगर टेन्योर सेम नहीं है तो जिसका जितना टेन्योर है उसको उसकी अमाउंट से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी किसी ने 6 महीनों के लिए पैसे लगाए तो उसकी अमाउंट को 6 महीनों से मल्टीप्लाई कर दें, किसी ने 15 महीने लगाया तो उसकी अमाउंट को 15 महीनों से मल्टीप्लाई कर दें, और फिर उसके बाद सेम प्रोसीजर है जैसा आपने पहला क्वेश्चन किया है। इनहेरिटेंस विरासत क्या है,
जब भी कोई बंदा मर जाता है तो उसके बाद उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, जो पैसा छोड़ जाता है या जो कुछ भी छोड़ जाता है, वो सब कुछ उसकी इनहेरिटेंस कहलाती है। और मरने वाले के बाद उसके जो करीबी रिश्तेदार होते हैं वो सारे के सारे वरसा कहलाते हैं। ये एक बहुत लंबा चौड़ा खाता है, इस पे पूरी किताब लिखी जा सकती है कि कौन कौन वारस है। ये डिपेंड करता है कि बीवी है और बच्चे हैं तो क्या तरीकाकार है, सिर्फ बीवी है तो क्या होगा, बच्चे हैं तो क्या होगा, मरने वाले के वालिदैन हैं तो फिर क्या होगा। तो ये बहुत लंबी चौड़ी इसकी डिटेल है, ये पूरा एक कानूनी तरीकाकार है। लेकिन हम यहाँ पे सिंपल चीजें ही डिस्कस करेंगे जो अमूमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस, यानी जो वो मर गया है उसकी जो विरासत है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, तो इसके तीन चीजें आपने माइंड में रखनी। पहला ये कि आपने सबसे पहले उसके फ्यूनरल एक्सपेंसेस यानी उसके कफन दफन के और उसका जो कर्ज था डेब्ट, ये दो चीजें आपने पे करनी उसके पैसों में से जो वो छोड़ गया है, उसमें से आपने सबसे पहले उसके कफन दफन के अखराजात और उसका कर्ज उतारना है। पीछे जो रकम बच जाएगी, यहाँ पे आप इस चीज को स्पेशली आपने फोकस करना है, जो पीछे रकम बच जाएगी उसमें से उसकी वसीयत को पूरा करना है। लेकिन उसकी वसीयत को आपने सारा नहीं पूरा करना, कितना पूरा करना आपने, वन थर्ड पूरा करना है, यानी 1/3। यानी एक बंदा अगर कह जाता है कि मेरी कुछ 1 करोड़ है, अमाउंट है मेरी 1 करोड़ पड़ी है, तो वो कहता है जी 1 करोड़ सारी की सारी ही आप अदा कर दें जी, चैरिटी आप कर दें या मस्जिद को दे दें या फलां जगह को दे दें। तो ये ला ये है कि उसकी वसीयत जो है वो 1/3 पूरी करनी चाहिए। अगर तो वो खुद ही 1/3 करके गया हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर गया, वो गुस्से में या जज्बाती में होके वो कह गया कि मेरी सारी जायदाद कर दी जाए, और लेकिन उसके वारिस हैं मौजूद, उसकी बीवी मौजूद है, उसके बच्चे मौजूद है, उसके माँ बाप मौजूद हैं, तो फिर ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए कि उसकी सारी विरासत ही उसकी विल के मुताबिक, या यहाँ पे विल का मतलब ये है उसकी वसीयत। तो वसीयत के मुताबिक सारी जायदाद उसकी कभी भी नहीं डोनेट करनी चाहिए, बल्कि मैक्सिमम 1/3, 1/3 जो उसकी बच गई है, यानी कफन दफन के और कर्ज के अखराजात निकालने के बाद जो अमाउंट बच गई है, उसका 1/3 जो है वो उसकी विल के मुताबिक, उसकी वसीयत के मुताबिक करना चाहिए। बाकी जो अमाउंट है उसको बाकी के जो वारिस हैं, बीवी हैं, बच्चे हैं, उसके बाद उनमें बाई लॉ डिवाइड करनी चाहिए। और तीसरा जो है वो अभी डिस्कस हो गया कि बाकी जो प्रॉपर्टी बच जाएगी विल पूरी करने के बाद वो इनहेरिटर्स में यानी वरसा में तकसीम की जाएगी। अब विडो और सन और डॉटर्स हम सिर्फ यही ले रहे हैं। तो विडो जो है, अगर बच्चे और बेवा दोनों मौजूद हों तो फिर जो बीवी का हिस्सा होता है विरासत में वो 1/8 होता है। यानी बच्चे मौजूद हैं, ये यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर बच्चे नहीं हैं तो फिर विडो का हिस्सा चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हम जो चीज डिस्कस करें वो यही है कि आप ऐसा केस ही करेंगे जिसमें विडो भी है, यानी बेवा भी है और उसके बच्चे भी हैं, तो फिर विडो का जो हिस्सा होता है वो 1/8 होता है। लेकिन 1/8 पे करने के बाद बाकी जो अमाउंट बच जाएगी उसमें से फिर जो बच्चे हैं यानी बेटा बेटी, उनको फिर बाकी की अमाउंट उनमें डिवाइड की जाएगी। यानी तरतीब आप सुन लें, सबसे पहले आपने कफन दफन के और उसके कर्ज के अखराजात निकालने हैं, बाकी जो रकम बच जाएगी उसमें से 1/3 उसकी वसीयत पूरी करनी है, फिर जो बाकी रकम बच जाएगी उसमें से 1/8 देना है विडो को, फिर जो रकम बच जाएगी उसमें से बच्चों को डिवाइड करना है। और ये भी असूल आपको पता है कि बेटा जो है उसके 2 हिस्से होते हैं और बेटी जो है उसका एक हिस्सा होता है। ये केस लिया जिसमें एक असलम जो है वो फौत हुए, 6,50,000 उसने छोड़ा था, कर्ज उस पे 50,000 का था, और उसके जो फ्यूनरल एक्सपेंसेस थे कफन दफन के वो 60,000 लगे। और उसके पीछे एक विडो एक बेवा थी, यानी 2 बेटे थे और 3 बेटियां थी, तो सबका हिस्सा मालूम करना है। तो टोटल प्रॉपर्टी 6,50,000, ये सोल्यूशन इसका। इसमें से अखराजात निकाल दिए हैं, टोटल अखराजात जो बने हैं वो 1,10,000 बने हैं। तो ये माइनस कर दें, पीछे जो रकम अब डिवाइड होने वाली रह गई है वो है 5,40,000। ये 5,40,000 अब डिवाइड होना है बेवा में और बच्चों में। अब जैसा कि मैंने असूल बताया कि अब ये 5,40,000 जो रकम बच गई है, इसमें से पहले बीवी कैसा निकाला जाएगा, क्योंकि बच्चे मौजूद है लिहाजा बीवी कैसा 1/8 होगा, तो 1/8 ऑफ रिमेनिंग अमाउंट या रिमेनिंग प्रॉपर्टी कह दें। तो ये ऑफ जो है, ऑफ का मतलब ये होता है मल्टीप्लीकेशन। आपने 1/8 को मल्टीप्लाई कर देना है रिमेनिंग अमाउंट से, यानी 5,40,000 से, और इस तरीके से विडो का हिस्सा जो निकलेगा वो 67,500। अब इसमें से बाकी अमाउंट आपने निकालनी है, यानी ये बेवा का हिस्सा आप माइनस करें, क्योंकि 5,40,000 हमारे पास रकम थी, उसमें से बेवा का हिस्सा माइनस किया जाएगा 67,500। तो माइनस करने के बाद रकम कौन सी बाकी बच गई है, ये रकम अब बाकी बच गई है 4,72,000। ये 4,72,000 की जो अमाउंट है ये अब आपने डिवाइड करनी है बच्चों में। तो चूंकि 2 बच्चे हैं तो लिहाजा सन के नीचे हमने लिखा है 2, और डॉटर चूंकि 3 है तो लिहाजा हमने डॉटर के नीचे 3 लिखा है। अब ये भी पता है कि एक बच्चे का जो हिस्सा है वो डबल होता है, लिहाजा 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और बेटी का चूंकि एक हिस्सा होता है लिहाजा 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो ओवरऑल रेशो हमारे पास आ गई 4:3। अब सम ऑफ रेशो, अब इसके बाद तकरीबन सारे क्वेश्चन सेम होते जाते हैं। जब ये आप रेशो ले लेते हैं तो उसके बाद तरीकाकार एक ही है। तो सम ऑफ रेशो निकालेंगे तो वो 7 आ जाएगा। दोनों बच्चों का हिस्सा, बेटों का हिस्सा जब आप निकालेंगे दोनों बेटों का, तो चूंकि बेटों की रेशो हमारे पास 4 आई थी,
तो लिहाजा 4/7 और मल्टीप्लाई जो हमारे पास बाकी रकम थी 4,72,000। तो इनको सॉल्व करने के बाद दोनों बेटों का जो हिस्सा बन रहा है वो 2,70,000 बन रहा है। ये याद रखें, दोनों बेटों का, एक बेटे का नहीं, क्योंकि ये जो हमारे पास 4 आया था ऊपर, ये कैसे 4 आया था, ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आया था, यानी दोनों बेटों का हमने शामिल किया हुआ है इसमें। तो लिहाजा ये जो आपके पास शेयर आ रहा है ये दोनों बेटों का आ रहा है 2,70,000। एक बेटे का अगर आपने निकालना है तो इस अमाउंट को 2 से डिवाइड कर दें, इस तरीके से एक बेटे की जो अमाउंट आएगी वो 1,35,000 आएगी। इसी तरह शेयर ऑफ 3 डॉटर, 3 बेटियों का हिसाब कैसे निकालेंगे, तो चूंकि बेटियों की निस्बत आई थी हमारे पास रेशियो 3 और टोटल हमारे पास 7 रेशियो है, तो लिहाजा 3/7 करेंगे और हमारे पास जो अमाउंट थी 4,72,000 उससे आप मल्टीप्लाई करके तीनों बेटियों का जैसा हिस्सा निकलेगा वो आएगा 2,02,500। अब क्योंकि ये 3 बेटियों का हिस्सा है, हमने एक बेटी का हिस्सा निकालना है, लिहाजा इस रकम को डिवाइड कर देंगे आप 3 से, तो एक बेटी का हिस्सा आ जाएगा 67,500। अच्छा, ये क्वेश्चन है कि दो विडो हो तो फिर क्या? ये देखना पड़ेगा, मैंने कहा है कि एक पूरी इसके ऊपर किताब है, ये ठीक ठाक कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं, तो यहाँ पे मैं अब ऐसा कुछ नहीं कह सकता। ये देखना पड़ेगा कि दो विडो हो तो फिर क्या होगा। खैर, दूसरी करने को नहीं देता, एक पे ही आप इक्तफा करें, एक से ही काम चलाएं। बैंक्स की टाइप्स, दो किस्म के अकाउंट, वैसे बेशुमार अकाउंट टाइप होती हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ दो को हम डिस्कस करें। पीएलएस सेविंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट। ये इसमें प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, डिपेंड करता है कि बैंक किन चीज़ों को फेस कर रहा है। प्रॉफिट अगर हो रहा है तो वो आपको प्रॉफिट देगा, आपके जो पैसे जमा है, और अगर उसे लॉस हो रहा है तो फिर आपको भी लॉस ही होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बैंक हमेशा प्रॉफिट में ही जाते हैं। जो पीएलएस अकाउंट है इस पे ज़कात डिडक्ट होती है फर्स्ट रमज़ान को, हमेशा फर्स्ट रमज़ान को जो गवर्नमेंट अमाउंट बताती है कि जी 90,000 जिसके अकाउंट में पड़ा है उसे इतनी डिडक्ट अमाउंट डिडक्ट कर ली जाए, तो फर्स्ट रमज़ान को ये एक नॉमिनेटेड अमाउंट अगर आपके अकाउंट में पड़ी है पीएलएस अकाउंट में तो आपसे ज़कात डिडक्ट की जाएगी, अगर नॉमिनेटेड अमाउंट नहीं पड़ी हुई तो आपको ज़कात डिडक्ट नहीं होगी। इसके अलावा वैसे फॉर्म भी जमा करवा दिया जाए कि मैं अपनी ज़कात खुद देना चाहता हूँ, मेरी ना काटी जाए, तो फिर जितनी मर्जी अमाउंट पड़ी रहे, फिर अकाउंट भी जैसा मर्जी अकाउंट रहे, आपकी ज़कात नहीं काटी जाएगी। करंट अकाउंट जो है इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगता आपके पैसों पे और कोई ज़कात नहीं काटी जाती। एटीएम, ऑटो टेलर मशीन होती है। लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस की जो प्रीमियम बनती है, ये इसकी भी बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, बहुत ज़्यादा इसकी अकसाम है कि कौन सी आपने लाइफ इंश्योरेंस करवानी, इसका क्या बेनिफिट है, टेन्योर के लिहाज से भी है, बेनिफिट के लिहाज से भी है। फिर इसके अंदर और भी काफ़ी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, एक्सीडेंटल डेथ के केस में और हो जाता है, तबी मौत का और होता है, इस तरीके से मेडिकल हो तो उसका कुछ और प्रोसीजर है, काफ़ी लंबा चौड़ा है, लेकिन सिंपल केस ही हम यहाँ पे ले रहे हैं, इसको स्टडी करते हैं। जाहिद ने लाइफ इंश्योरेंस करवाई है 5 लाख की, ये याद रखें, ये 5 लाख जो दिया हुआ है ये सालाना किस्त की बात नहीं हो रही बल्कि टोटल अमाउंट की बात हो रही जो उसको मिलनी है मेच्योरिटी पे। और उसका जो एनुअल प्रीमियम है वो इस अमाउंट का, यानी 5 लाख का 5.2% है, यानी एनुअल प्रीमियम 5.2% है पॉलिसी की टोटल अमाउंट का। और जो फीस है जो हर प्रीमियम के साथ में इसने फी पे करनी है वो है 0.25% इस अमाउंट का, ये 5 लाख का इशारिया 25%। कैलकुलेट हाफ ईयरली प्रीमियम, यानी 6 महीनों की आपने इंस्टॉलमेंट देखनी है, लेकिन 6 महीनों की इंस्टॉलमेंट वैसे तो क्योंकि साल की अगर 100% है तो जाहिर है 6 महीनों की 50% होनी चाहिए, लेकिन 52% है, तो हमने हाफ ईयरली प्रीमियम फाइंड करनी है। ये जिस तरह का पैकेज होता है कि अगर आपने ये लेना है तो फिर इतने पैसों का मिलेगा, लेकिन अगर आपने हाफ लेना है तो फिर ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। तो ये इस तरीके से कुछ इनकी पॉलिसी थी। तो पॉलिसी अमाउंट है 5 लाख, पॉलिसी की फीस है 0.25% ऑफ 5 लाख। तो ये 0.25%, ये परसेंटेज खत्म करें, ये आपको पहले ही बताया हुआ है कि जब भी परसेंटेज खत्म करते हैं तो हम हमेशा बट्टे में क्या लगाते हैं, 100 लगाते हैं, तो ये 100 वो वाला आ गया। और ये जो 0.25 है इसका जब पॉइंट खत्म करेंगे तो उसका भी 1/100 आएगा, क्योंकि जब भी आप इस तरह की रकम लिखते हैं तो उसके नीचे फिर पॉइंट खत्म करते हैं तो वो पॉइंट की जगह 1 आ जाता है और जितनी डिजिट है उसके नीचे उतनी जीरोज आ जाती हैं। तो ये 1/100 वहां से आया है पॉइंट को खत्म करने से। और ऑफ की जगह जो है वो मल्टीप्लीकेशन का साइन आ गया, और 5 लाख की जगह 5 लाख सिंप्लीफाई करने के बाद जो पॉलिसी फी आ रही है जो हर प्रीमियम के साथ आपने पे करनी है वो है 1,250। अब ईयरली प्रीमियम की अगर हम बात करें कि ईयरली प्रीमियम कितना बनता है, तो वो चूंकि ऊपर उसने दिया 5.2%, 5 लाख का 5.2%, तो वो अब हमने निकाला तो वो बनता है 26,000, यानी 26,000 ईयरली प्रीमियम है, और साथ फीस आपने पे करनी है 1,250। तो टोटल जो ईयरली प्रीमियम हो गया, नेट ईयरली प्रीमियम वो बन गया 27,250। अब चूंकि क्वेश्चन में पूछा हुआ था हाफ ईयरली प्रीमियम बतानी है, तो हम इसी चीज का
ये जो हमारे पास आया है ईयर वाला, इसी का हम 52% निकाल लेते हैं। तो ये आ गया 14,170। तो हाफ ईयरली प्रीमियम जो है वो 14,170 पे करना पड़ेगा। एज वर्ल्ड प्रॉब्लम, ये भी अमूमन क्वेश्चन आए होते हैं। जैक जो है वो 20 ईयर यंगर देन एलेक्स। इसमें असूल याद रखें कि अमूमन एक चीज को दूसरी के साथ रिलेट किया होता है। तो इसमें आपने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल लाजमी देख लेने होते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। तो जो इंडिपेंडेंट होता है उसको हमने लेट करना होता है किसी भी वेरिएबल के। तो चूंकि इसमें अगर आप क्वेश्चन में गौर करें तो ये है जैक इज 20 ईयर यंगर देन एलेक्स। यानी जैक की उम्र को वो एलेक्स के हिसाब से बता रहा है। तो इसका मतलब फिर ये होगा कि जैक जो है वो डिपेंड कर रहा है एलेक्स की एज पे। तो एलेक्स की एज जब तक आपको पता नहीं होगी आप जैक की नहीं बता सकेंगे। लिहाजा एलेक्स इंडिपेंडेंट है, और इसलिए मैंने यहाँ पे एलेक्स की एज को अज्यूम किया कि वो एक्स है। और यहाँ पे एज ऑफ जैक जो है वो मैंने वाई ले लिया, लेकिन आप चाहें तो आप उसी तरीके से लिख सकते हैं जिस तरह उसने लिखा हुआ है कि एज ऑफ जैक इज 20 ईयर यंगर। तो 20 ईयर यंगर का मतलब ये है कि आप यहाँ पे वाई अगर नहीं लिखना चाहते, आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, तो आप यूं कर लें कि जैक की उम्र x-20 है। बहुत सिंपल सा, x-20। फिर आगे कहता है एलेक्स विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज जैक इन 2 ईयर्स। यानी 2 साल गुजरने के बाद जो एलेक्स है उसकी एज डबल हो जाती है जैक से। तो ये भी एक कंडीशन है। तो इन दोनों कंडीशन को माइंड में रखते हुए आपने सॉल्व करना है। ये पहली कंडीशन मैंने लगाई है क्योंकि उसने कहा है कि जो जैक है वो 20 साल छोटा है। तो लिहाजा हमने ये एज माइनस कर दी है। एलेक्स की एज से जब 20 साल माइनस किए तो ये किसकी एज आ गई, जैक की एज आ गई। और दूसरी कंडीशन ये थी कि 2 साल गुजरने के बाद, 2 साल गुजरने का मतलब ये है कि एलेक्स की एज जो है वो x+2 ईयर हो जाएगी, और जैक की जो उम्र है वो y+2 हो जाएगी। यानी 2 साल ऐड हो जाएंगे। लेकिन वो कह रहा है कि एलेक्स की एज डबल हो चुकी होगी उस वक्त तक। तो लिहाजा ये देखें, एलेक्स की एज को मैंने लिखा है ट्वाइस ऑफ जैक, यानी ये 2। आगे सिंपल आप जैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ये दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। एक्चुअली ये इक्वेशन बनाना ही मसला होता है। जब ये इक्वेशन बन जाती है तो इनको फिर आसानी से सॉल्व कर लिया जाता है, और एक्स और वाई वेरिएबल की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, यानी कि एक्स एलेक्स की एज और जैक की एज आप फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद एक और एग्जांपल है कि अली जो है, अली इज 12 ईयर ओल्डर देन उमर। इसमें भी देखें एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे भी जो डिपेंडेंट है वो अली है, और इंडिपेंडेंट है उमर। यानी अली जो है वो 12 साल बड़ा है उमर से। तो उमर की एज को हम यहाँ पे आप चाहें तो उम्र को एक्स ले लें, और जो अली की एज है उसको आप वाई कंसिडर ना करें। ठीक है, ये आपकी अपनी मर्जी। मैंने तो यहाँ पे अली की एज को अलग से एक्स कंसिडर किया है और उमर की एज को वाई कंसिडर किया है, लेकिन आप सिर्फ उमर की एज को कंसिडर कर लें एक्स, या यहाँ पे अगर वाई लियो तो आप वाई कर लें। और चूंकि उसने कहा है कि अली की एज जो है वो 12 ईयर ओल्डर है, तो आप वाई में +12 कर दें तो वो उसकी एज बन जाएगी। तो दो वेरिएबल लेके मैंने सॉल्व किया है, तो आप इसी को आप समझने की ट्राई करें। जी, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन अली जो है वो 12 साल बड़ा है। तो अली की एज, ये ये है अली की एज। अली इज 12 ईयर ओल्डर देन उमर, उमर से 12 साल बड़ा है। तो y+12 = x। उमर की एज में आप 12 ऐड करेंगे तब अली की एज बनेगी। तो इसलिए हमने y में 12 को ऐड किया है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी 5 ईयर अगो, यानी 5 साल पहले। 5 साल पहले की बात हो रही है, इसका मतलब हम x में से भी 5 को माइनस कर देंगे और y में से भी 5 को माइनस कर देंगे। तो उन दोनों की एजेस का जो सम बनेगा, यानी x-5 और y-5 का जो सम बनेगा वो 28 बनेगा। तो ये नीचे दिया हुआ है, इस तरीके से आपके पास एक और इक्वेशन आ जाएगी। तो दोनों इक्वेशन को आपस में आप सॉल्व करने और एक्स और वाई की वैल्यू निकालें, यानी अली और उमर की एज आप निकाल सकते हैं। अलजबरा क्या चीज़ है जी? अलजबरा अरेबिक वर्ड से लिया गया है, अलजाबर। अलजाबर एक अरेबिक वर्ड है, वहां से डिड्यूस किया गया है। और अबू मूसा मोहम्मद अल खवारजमी 780 to 850 इसका टेन्योर था। इसमें उसने एक बुक लिखी थी, अलजबर वल मुकाबला। 820 में ये बुक लिखी थी। इसके अंदर सारा अलजबरा से मतलब इन्होंने मटेरियल लिखा था। बड़ा फेमस नाम है इनका अलजबरा में। और अलजबरा का मतलब है ब्रिंगिंग टुगेदर ब्रोकन टर्म्स, यानी टूटी हुई रकमों को इकट्ठा करना। अलजबरा में कुछ टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, वो अब जरा आप
देख लें, लिटरल्स, कांस्टेंट, वेरिएबल, कोफिशिएंट, एक्सपोनेंट, ये सारी चीजें। तो लिटरल क्या है? लिटरल्स एक लिहाज से आप जिस तरह वेरिएबल कहते हैं, ये वेरिएबल होते हैं। ए लेटर और अल्फाबेट यूज टू रिप्रेजेंट अननोन लाइक एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल में हम जो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ लिखते हैं, तो ये एल और डब्ल्यू जो है ये लिटरल्स कहलाते हैं। कांस्टेंट, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो हमारे पास एंड पे टर्म होती है, ये वाली, इसको हम कांस्टेंट कहते हैं। ये जो 2 है और 4 है, ये भी कांस्टेंट कहलाते हैं, लेकिन इनका एक स्पेसिफिक नेम है जो कि हम इन्हें कोफिशिएंट कहते हैं। यानी जब भी कोई वेरिएबल के साथ जो नंबर शुरू में पहले आया होता है, ये भी है एक्चुअली कांस्टेंट ही, लेकिन इसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। हाँ, ये इस केस में कांस्टेंट है। ये देखें, इस केस में ये कांस्टेंट है, लेकिन ये ऐसे भी लिखे हो सकते हैं, ए एक्स स्क्र प्लस बी वाई। तो अब ये जो ए और बी है ना, ये आप इनको लिटरल कहेंगे। अब ये कांस्टेंट नहीं होंगे बल्कि लिटरल होंगे। तो यानी नंबर हो, जिस तरह ये 2 लिखा है, 4 लिखा है, तो कांस्टेंट है। अगर यहाँ पे ए होगा और यहाँ पे बी होगा तो फिर वो लिटरल कहलाएंगे। और ये जो एंड पे टर्म है, इसको कांस्टेंट कहा जा रहा है, स्पेसिफिकली कांस्टेंट कहा जा रहा है। वेरिएबल, ऐसे न्यूमेरिकल जो इनकी कोई फिक्स वैल्यू ना हो, अमूमन एक्स वाई जी को हम वेरिएबल का कहते हैं। कोफिशिएंट पहले बता चुका हूँ कि हमारे पास जो वेरिएबल होते हैं उनके साथ जो शुरू में नंबर अटैच होता है, ये सारे के सारे कोफिशिएंट कहलाते हैं। एक्सपोनेंट, वेरिएबल की जो पावर होती है, ये एक्सपोनेंट कहलाती है। इसके अलावा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है और अलजेब्रिक सेंटेंस क्या है? सिंपली, अगर आपके पास जो अलजेब्रिक टर्म्स होती हैं वो सिर्फ ऐड अप हुई हुई हो या डिफरेंस के साथ लिखी हुई हो, तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। जैसे ये 2x + 3y - 5z, अब ये कुछ टर्म्स हैं जो आपस में प्लस या माइनस हुई हुई हैं, ये टर्म कहलाती हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, जो चीजें प्लस या माइनस के साथ जुड़ी होती हैं वो टर्म कहलाती है। तो ये एक टर्म है, और ये दूसरी टर्म है, और ये तीसरी टर्म है। तो टर्म्स आपस में अगर प्लस या माइनस के साथ कनेक्टेड है तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन उसमें ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वेशन का साइन आ जाए, यानी उन टर्म्स के दरमियान ये वाले तीनों साइन में से कोई एक साइन आ जाए, तो फिर वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं रहता, बल्कि उसे हम कहते हैं ये अब एक अलजेब्रिक सेंटेंस बन गए। और अलजेब्रिक सेंटेंस की आगे दो टाइप्स होती हैं, कि अगर ये वाला साइन लगा हो तो इक्वेशन बन जाती है, और अगर ये वाला साइन लगा हो तो फिर ये ओपन सेंटेंस होता है। इक्वेशन हमेशा जो है वो किसी स्पेसिफिक वेरिएबल के लिए दुरुस्त होती है, लेकिन जो ओपन सेंटेंस होते हैं वो दुरुस्त भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। जैसे मैं अगर लिख दूं 7 > 5 तो ये ठीक है, लेकिन अगर मैं लिख दूं 7 <3 तो ये गलत है, क्योंकि 7 3 से छोटा नहीं है। पोलिनोमियल क्या है? ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो हमेशा नॉन जीरो इंटीजर होनी चाहिए। नॉन जीरो इंटीजर यानी जीरो हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती, और ना ही फ्रैक्शन, क्योंकि इंटीजर का मतलब होता है नंबर जो है वो 1 2 3 4 5 इस तरह की फॉर्म में होना चाहिए, बटे की फॉर्म में ना हो। मोनोमियल अगर पोलिनोमियल में एक टर्म हो, बाइनोमियल अगर पोलिनोमियल में दो टर्म हो, ट्राइनोमियल 3 टर्म हो। इक्वेशन और आइडेंटिटी, इक्वेशन वो चीज है जो वेरिएबल में सिर्फ एक वैल्यू पुट करने से वो दुरुस्त हो, तो उसे हम कहते हैं ये इक्वेशन है। लेकिन अगर वेरिएबल की कोई वैल्यू भी लगा दी जाए और वो इक्वेशन दुरुस्त हो, तो हम उसे आइडेंटिटी कहते हैं। यानी स्पेसिफिक वैल्यू के लिए दुरुस्त हो तो इक्वेशन, लेकिन अगर आपके पास कोई भी वैल्यू आप वेरिएबल की लगा दें और वो दुरुस्त हो, तो उसे हम कहते हैं आइडेंटिटी। ये नीचे मैंने टाइप दी हुई है, आप दोनों को देख सकते हैं। पहले में अगर x + 5 = 7 है, तो x में सिर्फ आप 2 पुट करेंगे तो ये सही होगी, x के अलावा 2 के अलावा कोई वैल्यू आप लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगी। लेकिन आइडेंटिटी मैंने लिखा है x + y² = x² + 2xy, तो इसमें आप x और y की लेफ्ट और राइट साइड पे कोई वैल्यू लगा लें, यह गलत नहीं होगी। तो ऐसी जो इक्वेशन होती है उसको आइडेंटिटी बोला जाता है, जो किसी भी वेरिएबल के लिए दुरुस्त साबित हो जाए। ये कुछ फिर अलजेब्रिक प्रॉब्लम्स आ गए हैं। द एज ऑफ किरण ब्रदर इज 4 years लेस देन दैट द ट्वाइस ऑफ हिज सिस्टर्स एज। किरण के ब्रदर की जो एज है वो 4 साल कम है उसकी सिस्टर के एज से डबल, यानी सिस्टर की एज का डबल करें तो फिर उसके जो भाई की एज है वो उससे 4 साल कम होगी। तो ये किरण की एज को निकाला गया एक्स, क्योंकि जो ब्रदर की एज है वो उसकी सिस्टर की एज के साथ रिलेट कर रही है, तो लिहाजा सिस्टर की एज इंडिपेंडेंट है, और जो ब्रदर है, किरण का ब्रदर है, वो डिपेंड कर रहा है उस पर। तो लिहाजा किरण की एज को हमने ज्यूम कर लिया एक्स, और कंडीशन ये है कि किरण की एज का डबल करना है और उस डबल से वो 4 साल छोटा है, तो लिहाजा डबल करेंगे तो 2x, और फिर 4 साल छोटा भी है तो 2x - 4। नेक्स्ट ये है, व्हाट विल बी द एज ऑफ किरण व्हेन हर ब्रदर इज 22 year old, यानी 22, जब उसका भाई 22 साल का हो जाएगा तो उस वक्त किरण की एज कितनी होगी?
तो लिहाजा इसको सॉल्व कर लिया। 2x-4 को हमने इक्वल कर दिया 22 के, क्योंकि उसके जो ब्रदर की एज बनती है वो ऊपर मेंशन है। ये ब्रदर की एज जो बन रही है वो है 2x-4, तो लिहाजा हमने 22 को और इसको आपस में इक्वल कर दिया, क्योंकि ये उस ब्रदर की एज ही है। और यहाँ से आप उसके ब्रदर की एज देख सकते हैं, वो आ गई है, सॉरी, ये एक्स की हमने वैल्यू निकाली यहाँ से, और एक्स हमने ऊपर अज्यूम किया था किरण की एज को, लिहाजा किरण की एज 13 ईयर्स आ गई। नेक्स्ट है सम ऑफ फोर कंसेक्टिव इवन नंबर इज 44, फाइंड द नंबर। चार इवन कंसेक्टिव नंबर है, उनका सम है 44, हमने वो नंबर देखने हैं। तो पहला इवन नंबर हमने अज्यूम कर लिया, वो है एक्स। अब पता होना चाहिए कि इवन नंबर कैसे होते हैं। इवन नंबर हमेशा टू ऐड करने से बनते हैं, यानी अगर आपका पहला नंबर 10 है तो अगला दो ऐड करने से बनेगा 12, और अगला जो है वो इसमें दो ऐड करने से बनेगा 14, इस तरीके से। तो लिहाजा अगर आपने पहला नंबर एक्स ले लिया है तो अगला नंबर होगा x+2, x+4 और x+6। तो कंडीशन ये है कि चारों का जो सम है वो 44 है, लिहाजा इन चारों को आपस में ऐड कर दें, एक्स को भी और इन तीनों को भी आपस में ऐड करें और 44 के इक्वल कर दें, और यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो आती है 8। लिहाजा आपके जो चारों नंबर हैं वो हैं 8, 10, 12 और 14। काउंटर चेक कर सकते हैं आप आसानी के साथ, दोबारा इन चारों को ऐड करें 44 बनता है, तो वेल एंड गुड। इफ अ नंबर इज डबल एंड देन इंक्रीज बाई 7 इट बिकम 13, यानी कोई नंबर है उसको आप पहले डबल करते हैं, डबल करने के बाद आप उसमें फिर 7 ऐड करते हैं, तो वो नंबर 13 बन जाता है। तो इसमें भी हम पहले वो नंबर लिख लेंगे, हम कहते हैं वो नंबर एक्स है, तो शर्त यह है कि पहले उसको डबल करते हैं, तो लिहाजा 2x हो गया। फिर यह है कि उसमें 7 ऐड भी करना है, तो ये हमने 7 ऐड भी कर दिया, तो वो इक्वल किसके हो जाता है 13 के, लिहाजा 13 के इक्वल कर दिया, और यहाँ से आप आसानी से वो नंबर एक्स निकाल सकते हैं, वो नंबर 3 आता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एक फ्रैक्शन है जिसका न्यूमिनेटर, द न्यूमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज लार्जर देन द डिनोमिनेटर बाय 4, यानी ये ऊपर वाला जो फ्रैक्शन न्यूमिनेटर है ये डिनोमिनेटर से बड़ा है, ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, कितना बड़ा है 4, यानी n बड़ा है डिनोमिनेटर से, यानी अगर डिनोमिनेटर में आप 4 ऐड करेंगे तब ये आपस में बराबर होंगे। न्यूमिनेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर +4, लिहाजा हमने इसमें देख लिया है कि न्यूमिनेटर डिपेंड कर रहा है डिनोमिनेटर पे, डिनोमिनेटर की वैल्यू में आप 4 ऐड करेंगे तो न्यूमिनेटर की वैल्यू बन जाएगी, लिहाजा डिपेंडेंट जो है वो न्यूमिनेटर है और इनडिपेंडेंट जो है वो डिनोमिनेटर है, और हम डिनोमिनेटर को यहाँ पे लेट करेंगे वो इक्वल है एक्स के। तो पहली कंडीशन, x+4/x, यहाँ पे मिस्टेक मुझे लग रही हो गई है कि क्योंकि न्यूमिनेटर 4 बड़ा है डिनोमिनेटर से, और डिनोमिनेटर को हमने एक्स एज्यूम किया हुआ है, लिहाजा ये हम पुट करेंगे, ये कुछ ऐसा होगा। हाँ जी ठीक है, ठीक है, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को एक्स पुट किया हुआ है, तो न्यूमिनेटर कैसे बनेगा, उस एक्स में हम 4 ऐड करेंगे, क्योंकि न्यूमिनेटर बड़ा है, न्यूमिनेटर बड़ा है, कितना बड़ा है 4 बड़ा है, तो लिहाजा हम न्यूमिनेटर बनाने के लिए डिनोमिनेटर यानी एक्स के अंदर 4 को ऐड करेंगे, तो x+4/x ये हमारी करंट या फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक एक फ्रैक्शन बन रही है। दूसरी जो शर्त ये है वो ये है, इफ वी ऐड 1 टू इट्स डिनोमिनेटर, यानी अगर डिनोमिनेटर में आप 1 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन बन जाएगी 3/2। तो ये हमारे पास पहली कंडीशन के मुताबिक बनी थी x+4/x। अब शर्त यह कि डिनोमिनेटर में आपने 1 ऐड करना है, तो लिहाजा ये वाला जो डिनोमिनेटर में x है इसमें आप 1 ऐड कर दें और फ्रैक्शन हमारी बन जाएगी 3/2। अब सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ इसे सॉल्व कर लें, यानी x+4/x+1 इज इक्वल टू 3/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें और आपस में सॉल्व कर लें, और इस तरीके से आपके पास x की वैल्यू जो आएगी वो 5, और x याद रखें डिनोमिनेटर था, यानी डिनोमिनेटर की रकम जो है वो 5 आ गई है, और न्यूमिनेटर हमें पता था न्यूमिनेटर से 4 बड़ा है, तो यानी 5+4 करेंगे तो ये आ जाएगा 9/5, तो ये वाली एक्चुअल फ्रैक्शन है जो कि हमने फाइंड करनी थी।